मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और मैं बिहार के कटिहार ज़िला से हूँ। और ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये एकदम सत्य है। ये घटना मेरे साथ घटी है। आज भी जब मैं इस घटना को याद करता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। ये घटना 2012 की है। उस टाइम मुझे डांस सीखने का और सिखाने का बहुत शौक था। मैं छोटे मोटे स्टंट भी किया करता था और इसके लिए मैं बच्चों को सिखाया भी करता था। इससे थोड़ी मेरी आमदनी भी हो जाती थी। वो सारे बच्चे मुझसे डांस सीखने आते थे, लेकिन मेरे पास डांस सिखाने के लिए कोई पर्याप्त जगह नहीं थी। मेरे घर से कुछ ही दूरी पे एक बाग था। बाग में आम के पेड़ और बांस की बड़ी बड़ी कोठियाँ भी थी। मेरे घर से करीबन 5-6 किलोमीटर दूर था। मैं सारे बच्चों को वहीं पे बुलाता था और हम सब वहीं पे मिलकर प्रैक्टिस भी किया करते थे। 2012 की मई या जून की बात है। मेरे घर वाले 2 दिन के लिए बाहर गए हुए थे। मैं रोज के रूटीन की तरह बच्चों को डांस सिखाने गया हुआ था। उसी बाग के कुछ ही दूरी पर मेरा एक दोस्त रहता है। उसका नाम ट्विंकल है। उसने मुझसे बोला कि आज रात तुम मेरे यहाँ पे खाना खाने आ जाओ। मैंने पहले उसे मना किया, लेकिन उसने मुझे बार बार बुलाया और हल्की फुल्की बारिश भी होने लगी थी। फिर मैं वहाँ से तुरंत ट्विंकल के घर चला गया। वहाँ पे फिर हम लोगों ने खाना बनाया और खाया। कुछ देर बाद हम लोग ने ड्रिंक भी कर ली थी, जो कि बहुत गलत चीज़ है। ड्रिंक करने के बाद नॉर्मली इंसान के सेंसेस और तेज काम करने लगते हैं और मैं काफ़ी ज़्यादा हाइपर भी हो गया था। मुझे पता नहीं मैंने अपने दोस्त को ये बात क्यों बोली। मैंने नशे में उससे बोला कि तू हमेशा भूतों की बात करता है, कहाँ है भूत। वो मुझसे इस चीज़ के बारे में बार बार मना कर रहा था, लेकिन मैं नशे में ज़बरदस्ती उसको उसके घर के बाहर लेके गया। पहले तो वो जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन बाद में वो भी चलने के लिए तैयार हो गया। लेकिन फिर उसको हल्का सा डर लगा। उसने कहा हम लोग अपने और एक दोस्त को बुला लेते हैं। ट्विंकल ने अपने और एक दोस्त को बुला लिया। फिर हम 3 लोग थे। उसके घर के कुछ ही पीछे एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के साइड से होते हुए पीछे की तरफ बहुत बड़े बड़े बाग और जंगल थे। मैंने उससे कहा हम लोग इस जंगल के अंदर चलते हैं। पता नहीं हम तीनों को क्या सूझी, हम तीनों उस जंगल के अंदर चले गए और वहाँ पर कुछ देर तक जोर जोर से हंसते भी रहे। उसके बाद मैं जोर जोर से चिल्ला के भूत प्रेत को गालियाँ भी देने लगा। मैंने उनसे कहा अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। फिर ये सब दोहराने के बाद मैं उनको बार बार गंदी गाली दे रहा था। ये करीबन 15 से 20 मिनट तक चला। जब कुछ भी नहीं हुआ तब हम तीनों हंस हंस के वापस चले गए। हालांकि वहाँ पे सिर्फ गालियाँ मैं ही दे रहा था। बाकी के दोनों लोग शांत थे, वो सिर्फ हंस रहे थे। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। मेरे दोस्त ने कहा अब हमें घर वापस चलना चाहिए। फिर उसने किसी तरह मुझे रास्ते के बीच में छोड़ दिया। मैं नशे में था। धीरे धीरे डगमगाते हुए मैं अपने घर पहुंचा। घर का मैंने ताला खोला और अंदर चला गया। अंदर जाके बेड पे लेट के मैंने टीवी ऑन किया। फिर मैंने एक हॉरर सीरीज चलाया। मैं बेड पर लेट के उसी सीरीज को देख रहा था। फिर मैंने कुछ देर तक तो उसको देखता रहा और मैं अपना हाथ बेड के ऊपर रखा था और चुपचाप उसी शो को लेटे हुए देख रहा था। नशा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा था। तभी अचानक से मेरा हाथ किसी ने बहुत ज़ोर से दबा दिया, लेकिन वो चीज़ मुझे दिख नहीं रही थी। लेकिन मुझे साफ साफ पता चल रहा था मेरा हाथ दबा हुआ है। जिस किसी ने मेरे हाथ दबाए थे उसका निशान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और मैं उठ भी नहीं पा रहा था और मेरे मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहा था। मैं अपने सामने साफ साफ टीवी को चलते हुए देख रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मैं अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, लेकिन बार बार भूल जा रहा था। चाह के भी मेरे जबान से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहे थे। और कुछ देर बाद मैं अचानक से ठीक हो गया। मेरा पूरा चेहरा पसीना से भीगा हुआ था और मैं अपने बिस्तर से उठ के टीवी को बंद किया और कुछ देर तक बस बैठा ही रहा। उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। अगले दिन मेरे साथ और भी भयानक घटना घटी। मेरे घर के जस्ट बगल में एक छोटा सा घर और है। वहाँ पे हम अपनी गाड़ियों को खड़ा किया करते थे। मैं वहीं पे उस दिन रात को सो रहा था।
मैं जहाँ पे सो रहा था मेरे सर के पास और मेरे पैर के पास दोनों जगह खिड़की थी। मैं पूरब पश्चिम की तरफ मुंह करके सो रहा था। रात के करीबन 1 बजे मेरे सर के पास वाली खिड़की पे मुझे चूड़ियों की आवाज़ आई। वो कोई औरत थी। उसने अपने हाथों पे चूड़ी पहने हुए लगातार खिड़कियों पे मार रही थी। ऐसा लग रहा था कि खिड़कियों को वो अपनी चूड़ी से तोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं उठा, तभी वो आवाज़ गूंज के दोबारा मेरे पैरों के पास आने लगी। पैरों के पास वाली खिड़की से सेम आवाज़ आने लगी जैसा मेरे सर के बगल वाली खिड़कियों से आ रही थी। फिर ये चीज़ एक एक करके होने लगी, कभी सर के पास कभी पैर के पास। ये चीज़ बार बार घूम के दोनों खिड़कियों के पास आ रही थी। मैं उन सब चीज़ को देख रहा था, लेकिन मैं फिर भी दोबारा उठ नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम चुके थे। फिर से मैंने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और ऊपर वाले का नाम लेने लगा, लेकिन मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। ऐसा लग रहा था मुझे स्लीप पैरालिसिस हो गया है। पूरे हाथ पैर एकदम जम चुके थे। चेहरा और पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका था। मेरे गले से आवाज़ भी निकलने लगी। जैसे ही मुझे लगा मैं अपने कंट्रोल में आ गया हूँ, दोबारा हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कर दिया। उसके बाद मैं थोड़ा सा और होश में आया। मुझे तुरंत गुस्सा आ गई। मेरे बेड के बगल में एक बड़ी सी लाठी रखी हुई थी। मैंने गुस्से में तुरंत उस लाठी को उठाया और दरवाज़ा खोल के बाहर की ओर जाने लगा कि ये जो कोई भी होगा आज मैं उसे मार डालूंगा। हालांकि ये सोच मेरी बहुत ही बचकानी थी। मैं क्या ही कर सकता था। मैंने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरे घर से 100 मीटर दूर एक अमदूर का पेड़ है। वहाँ पे एक औरत खड़ी थी, मेरे घर के तरफ से धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसने अपने हाथों में लाल रंग की चूड़ियाँ पहनी थी और उसने लाल रंग के कपड़े भी पहने हुए थे। उसके पूरे बाल जमीन तक थे और जमीन को छू रहे थे। मैं उसे देख रहा था। देखने के बाद कुछ देर तक मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकली। कुछ देर बाद मैं थोड़ा नॉर्मल हो गया। मैं एकदम शांत था। मैं बिना एक शब्द भी कुछ बोले चुपचाप अपने घर वापस आ गया और बेड पे लेट के ऊपर वाले का नाम लेने लगा। मैं पूरी रात नहीं सोया। मन में अजीब अजीब ख्याल भी आ रहे थे। तब मुझे एहसास हुआ कि भूतों और प्रेतों को गाली नहीं देना चाहिए। अगले दिन जब मैं सुबह नॉर्मल हुआ और इन अजीब सी काली शक्तियों को कोई भी तरह का चैलेंज नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा खराब होता है। मेरा नाम पवन है और मेरी उम्र करीब 30 साल की है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी, उस टाइम करीबन मेरी उम्र 9 साल की थी। मेरे पिताजी की रेलवे में सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी की वजह से उनको सरकारी आवाज़ भी मिला हुआ था। और इतने साल पुरानी सरकारी आवाज़ की हालत तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। पुराने मकान जिनमें ढंग से पेंट भी नहीं किया हुआ था। हमें जो घर अलॉट किया हुआ था वो एक बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग में हमारा 3रे मंजिल पे एक अपार्टमेंट था जिसमें 2 रूम था और वो अंदर से देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता था। पेंट आधे उखड़े हुए थे और दोनों कमरे में बहुत ही गंदी सीलन भी थी। किचन भी काफ़ी ज़्यादा गंदा था। लेकिन हम लोग शिफ्ट हुए थे तो हम लोग को वहीं पे रहना था। उससे पहले हम लोग रेंट पे रहते थे। मम्मी भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि रेंट का पैसा बचने वाला था। अब उस पैसे को हम लोग नए मकान के लिए सेव कर सकते थे। मुझे उस घर में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। जब मैंने पहली बार उस घर को देखा था तो मुझे देखने में ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। वो घर देखने में भूत बंगले से कम नहीं लगता था। हमने अपना सारा सामान शिफ्ट किया। मेरे परिवार में मैं, मेरी मम्मी और एक छोटा भाई था। मैं और मेरा छोटा भाई एक कमरे में रहते थे और मेरी मम्मी पापा दूसरे कमरे में। जिस कमरे में मैं और मेरा छोटा भाई रहते थे वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था और उस कमरे से सीलन की काफ़ी ज़्यादा बदबू भी आती थी। मैंने पापा को कई बार इसके बारे में बताया भी है, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं इसके बारे में हाई अथॉरिटी की कंप्लेन कर दिया हूँ और वो इन सब चीज़ का मेंटेनेंस भी कर देंगे। हम लोग जब उस घर में शिफ्ट हुए, हमारे शिफ्ट होने से पहले करीबन वो 7-8 महीने से घर बंद था और उससे पहले इस मकान में जो भी रहता था उसने अचानक से अपनी नौकरी को छोड़ दिया था। मुझे इतना ही पता था। मेरे मम्मी पापा को इसके बारे में पूरी जानकारी थी। ना उन्होंने मुझे इसके बारे में कभी भी बताया और ना ही मैंने कभी उनसे पूछना ज़रूरी समझा। अब हमें इस नए घर में शिफ्ट हुए 4 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। मेरा छोटा भाई और मैं साथ में ही सोते थे।
एक बार रात के करीबन 11 बजे मेरे छोटे भाई ने मुझसे बोला कि मुझे टॉयलेट जाना है। मैंने भी उससे बोला हाँ ठीक है चले जाओ। उसको टॉयलेट अकेले जाने में डर लगता था क्योंकि उस घर में जो बाथरूम बना हुआ था वो घर के काफ़ी कोने में बना हुआ था, तो उसको मैं टॉयलेट कराने ले जाता था। लाइट्स बंद हो जाने के बाद घर में ऐसा अंधेरा हो जाता था जैसे कि कभी वहाँ पे लाइट जली ही ना हो। इतना काला घना अंधेरा। नाइट बल्ब भी जलती थी लेकिन घर के पुराने दीवार के वजह से काफ़ी डरावना लगता था, इसलिए हम लोग आमतौर पे टॉर्च का यूज़ करते थे। मेरा छोटा भाई टॉयलेट गया और वो टॉयलेट के अंदर करीबन 5 मिनट तक था। मैं उसके बाथरूम के बाहर ही खड़ा था। काफ़ी देर हो जाने पे मैं जब उसको आवाज़ दी तो वो कुछ भी नहीं बोला, वो चुपचाप अंदर बैठा हुआ था। फिर मैंने अचानक से दरवाजे को नॉक किया और वो अंदर डर के वजह से रोने लगा। मैंने जब उससे पूछा कि आखिर क्या हो गया तो उसने मुझे बताया कि जब वो बाथरूम के अंदर था तो ऊपर से कोई एक छोटा बच्चा उसको झांक के देख रहा था। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मुझको लगा शायद वो उसका वहम है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसने मेरे हाथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से पकड़ा हुआ था। फिर मैंने उसको अपने साथ बेड पे ले आया और उसको सुलाने की कोशिश की, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसको पूरी रात नींद नहीं आई। अगली सुबह ये घटना उसने मम्मी को बताई तो मैंने मम्मी को बताया कि कुछ नहीं हुआ है, बस वो डर गया है। मेरे छोटे भाई का नाम अनुज है। ये घटना 2 दिन पुरानी हो चुकी थी। एक बार अनुज को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अनुज को वो अपने पास सुला लेंगे। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। मुझे लगा शायद अनुज उस दिन भी मेरे साथ ही सोएगा, तो मैं अकेले अपने बेड पे लेटा हुआ था। अनुज उस वक्त मम्मी पापा के साथ ही था। मुझे लगा वो खाना खा के दोबारा मेरे पास सोने चला आएगा। उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में था। रात के करीबन 2 बज रहे थे। मुझे कब नींद आई मुझे पता भी नहीं चला। मैं अनुज का इंतज़ार करीबन 12 बजे से कर रहा था। रात के करीबन 2 बजे दरवाज़ा अपने आप खुला। दरवाज़ा काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे। दरवाजे जब खुलते या बंद होते थे तो बहुत अजीब तरह की आवाज़ आती थी। तानी जैसे ही दरवाज़ा खुला अचानक से मेरी आँख खुल गई। मैंने देखा कि दरवाजे के पास अनुज खड़ा हुआ है। मुझे साफ साफ उस टाइम अनुज दिखाई नहीं दिया, मुझे सिर्फ उसकी परछाई दिखाई दी। मैंने उससे बोला कि तू वहाँ क्यों खड़ा है, वो आके लेट जाए। मैं काफ़ी ज़्यादा नींद में था और मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। मुझे बस इतना ही पता चल रहा था कि दरवाजे के पास कोई लड़का खड़ा है और उसकी हाइट हूबहू अनुज जैसी ही थी। मेरी ही आंखों के सामने अनुज भागते हुए दरवाजे के अंदर आया मेरे पास, और जैसे ही वो भागते हुए मेरी तरफ आया मैं अचानक से पूरी तरीके से होश में आ गया। ऐसा लगा कि मुझे कोई ये शायद मेरा वहम था। उस वक्त मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर मैं दोबारा सो गया। करीबन आधे घंटे बाद मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, मेरे बालों को सहला रहा है। पहले मुझे ये मेरा वहम लगा, लेकिन सोते हुए जब मेरी आंखें खुली तो मुझे साफ साफ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है और मेरे सर को पीछे से कोई धीरे धीरे पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अपने होने का मुझे एहसास दिला रहा है। मैंने अचानक से उठा और पीछे देखा, कोई नहीं था, पीछे सिर्फ अंधेरा था। मैं तुरंत अपने बेड से उठा और लाइट को ऑन किया। पूरा कमरा खाली था। उस वक्त करीबन रात के 2:30 बज रहे थे। अनुज अभी भी नहीं आया था। मुझे ये बात नहीं पता था कि वो मम्मी पापा के साथ ही सो रहा है। फिर मैं मम्मी पापा के रूम में गया और रात के करीबन 2:30 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया और उनसे पूछा अनुज उनके साथ है। उन्होंने बताया अनुज वहीं पे सो रहा है। मैंने मम्मी से कहा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अनुज मेरे सर के पास अभी खड़ा हुआ था। मम्मी ने बताया वो करीबन 12 बजे से ही वहीं पे सो रहा है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैंने फिर इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आके अपने बेड पे फिर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद फिर मेरी आंखें खुली। मेरे बेड के जस्ट सामने एक छज्जा बना हुआ था।
उस पे हम लोग थोड़ा बहुत सामान रखा करते थे, जैसे कि टीवी के बॉक्स, कुछ कपड़े, कुछ लकड़ियाँ, सब पुराने चीज़ उसी छज्जे पे रखा हुआ करता था। मुझे ऐसा लगा कि उसके ऊपर बैठ के कोई मुझे देख रहा है। ये मेरा कोई वहम नहीं था, मैंने उसको साफ साफ देखा। कमरे में नाइट बल्ब जल रही थी। नाइट बल्ब पे मुझे वो काली परछाई बैठी हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी और वो मुझे ही देख रही थी। उस काली परछाई को देखते ही मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, तो वो मेरे आंखों के सामने ही गायब हो गई। मैं इतनी जोर से चिल्लाया कि मम्मी पापा अपने कमरे से मेरे कमरे में आ गए। मैं अपने कमरे को कभी भी अंदर से बंद नहीं करता था। उन्होंने मेरी चिल्लाती हुई आवाज़ को सुनते ही उन्होंने आके मुझसे पूछा कि आखिरकार तुझे क्या हो गया है। मैंने उन्हें बताया कि मुझे छज्जे पे अभी कोई परछाई दिखाई दी है। वो किसी बच्चे की परछाई थी जो कि मेरे तरफ ही देख रहा था। और कुछ देर पहले मुझे ऐसा एहसास हुआ कि किसी ने मेरे बालों को छुआ है। और उस वक्त अनुज को बाथरूम में भी ऐसा ही कुछ नज़र आया था। जब ये बात मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। उनको लगा कि मुझे किसी तरह का वहम हुआ है, लेकिन वो मेरा कोई वहम नहीं था। उस रात मेरे पापा मेरे कमरे में सोए। मैं और छोटा भाई अनुज मम्मी के कमरे में जाके सो गए। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं और अनुज दोनों भाई रात भर नहीं सोए। अगले ही दिन हम लोग स्कूल चले गए और स्कूल से आने के बाद थोड़ी भी देर घर में नहीं रुके। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर चले गए और कुछ दिन तक हम लोग मम्मी पापा के साथ ही सोए। हमें बार बार ऐसा एहसास होते रहा हमारे बगल में कोई खड़ा होकर हमारी बातें सुन रहा है, या कोई काम करते वक्त हमें ऐसा लगता था कि अचानक से हमारे बगल से कुछ निकल के गया है। कई बार तो किचन से अचानक से बर्तन गिरने की आवाज़ भी आती थी, लेकिन मम्मी ने इस सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम और अनुज दोनों इस बात पे ध्यान दे रहे थे। करीबन 6 महीने बाद हम लोग ने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा पुराना था। पापा ने उस घर के अगेंस्ट कंप्लेन भी डाली थी कि वहाँ की वायरिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है। कभी कभी वहाँ पे रात में अपने आप शॉर्ट सर्किट भी हो जाता था। जब वो घर हमसे छूटा, उसके कुछ ही दूर ब्लॉक्स हमें दूसरा घर मिल गया, और उस ब्लॉक में जो हमें घर मिला था और उसके पड़ोसी वही लोग थे जो हम लोग से पहले उस घर में रहते थे। उनसे जब पापा की बातचीत हुई तो पापा ने उनसे पूछा कि आप लोग वो घर क्यों छोड़ दिए थे। तो उन्होंने पापा और मम्मी को बताया उन्होंने इस घर को इसलिए छोड़ा था कि वहाँ पे उनको किसी बच्चे की आवाज़ आती थी। कोई बच्चा रात भर खेला करता था और कभी अचानक से किसी बच्चे की परछाई दिख जाती थी, और कभी कभी तो उनको ऐसा लगता था उनकी गैर मौजूदगी पे कोई बच्चा उनके घर में उछल कूद रहा हो और उसकी आवाज़ भी आती है। कई बार तो रात में उनको उस बच्चे की परछाई भी दिखाई दी जो कि टहला करती है। जब मम्मी पापा को ये चीज़ पता चली तो उनको मुझ पे विश्वास हो गया था। उनको विश्वास हो गया था कि मैंने उनको जो भी बात बताई और मैंने अनुज ने जो भी महसूस किया वो एकदम सच था। वो हमारा कोई वहम नहीं था, न ही हम दोनों झूठ बोल रहे थे। वो घर कितना पुराना था और उस घर में वो भटकती हुई बच्चे की आत्मा, इसके बारे में मम्मी पापा को कुछ भी पता नहीं चला और ना ही हम लोग ने जानने की कोशिश की। और जब पुराने लोगों से उस घर के बारे में पूछा गया तो उनको भी इस घर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अब तो धैर उस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया है और नए अपार्टमेंट बन गए हैं, लेकिन हो सकता है उस बच्चे की आत्मा आज भी वहीं पे भटक रही हो। तो इस घटना में बस इतना ही। मेरा नाम आकाश है और आज मैं आपको इस घटना के बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग शायद उस पर विश्वास ना करो, लेकिन ये घटना एकदम सच है। मैं किसी भी तरह की कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ। ये घटना मेरे ही साथ हुई थी। मुझे लगता था कि एक भूत मेरा दोस्त है। हाँ, दरअसल ये घटना 2003 की है। मैं अपने गांव गया हुआ था। मैं काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट था, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे और ज़्यादातर टाइम मैं अकेले ही रहता था। पतंग उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। अपनी गांव में जाके अपनी खेतों को वहाँ पे मैं पतंग उड़ाया करता था। और लोग भी पतंग उड़ाते थे, लेकिन मैं सबसे बातचीत थोड़ा कम करता था। आज भी मुझको वो दिन साफ साफ याद है। शाम हो रही थी, मैं पतंग उड़ा रहा था
और किसी वजह से मेरी पतंग की डोर टूट गई और पतंग मेरी खेत के कुछ ही दूर आगे बगीचे में जाके गिरी। हालांकि उस बगीचे में लाशों को भी जलाया जाता था। हमारा गांव और आसपास के जितने भी गांव थे वो अपने बुजुर्गों का अंतिम संस्कार वही बाग के किनारे करते थे और ज़्यादातर जितनी भी मौतें हमारे गांव में आसपास होती थी वहीं पे सारे शवों को जलाया जाता था। हालांकि मुझको इसके बारे में पता था क्योंकि वहाँ पे बोलते काली आत्माएं, काली रूह वहाँ पे घुमा करती है। वहाँ पे छोटे बच्चे और महिलाओं को जाना मना है। उस टाइम पिताजी चवन्नी या अठन्नी दिया करते थे कि वो बगीचे के बाहर गिरी हुई है। वो मुझे पैसा जल्दी नहीं देते थे, मेरे पैसे मांगने की आदत खराब ना हो जाए। तो मैंने सोचा कि वो पतंग को जाके उठा के ले आता हूँ। मैं पिताजी से दोबारा पैसा नहीं मांगूंगा। मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने अपनी चरखी वहीं पे छोड़ दी और उसी जंगल की तरफ पतंग उठाने के लिए चला गया। जब मैं वहाँ पे पहुँचा पतंग वहाँ पे मुझे दिखी ही नहीं। मेरी पतंग जंगल के अंदर थी। हालांकि संटी और डोर जो पतंग में बंधी हुई थी साफ साफ देख सकता था कि पेड़ पे से होते हुए नीचे ज़मीन पे आके गिरी है। मैंने सोचा कि वो धागा मैं खींचूंगा तो बाहर आ जाएगी, लेकिन वो पतंग जंगल के अंदर ही थी। वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो एक पेड़ के ऊपर फंसी हुई थी क्योंकि वो पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। मैं चाहकर भी उसको उतार नहीं सकता था और मैं उस पेड़ पे चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा छोटा। मैंने अपनी उम्मीद को वहीं पे तोड़ा। फिर मैं वापस अपने घर की ओर जाने लगा। मैं जैसे ही घूमा मुझे पीछे से आवाज़ आई कि ऐसी आवाज़ जैसे कि किसी ने मुझे इशारा किया हो। इस आवाज़ को सुनते ही मैं तुरंत पीछे घुरा। मुझे कोई भी नहीं दिखा। मुझे लगा शायद ये मेरा वहम है। मैं दोबारा घर की ओर जाने लगा। तभी वो पतंग जो बहुत ऊपर फंसी हुई थी वो देखते ही मैं एकदम चौंक गया। हालांकि पतंग हल्की फुल्की फट भी गई थी, उसका छूटना एकदम भी नामुमकिन था। वो नीचे कैसे आई, हालांकि मुझको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। खैर मैंने सोचा मैं इस पतंग को जोड़ लूंगा और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैंने पतंग को उठाया और उसकी फंसी हुई रील को दोबारा खींचने लगा और लपेटने लगा। तभी मैंने देखा उस बाग के अंदर रील को हाथों में लपेटने लगा। मैंने उस रील को काफी जोर से पकड़ा हुआ था। तभी मैंने देखा उस बाग के अंधेरे तरफ से किसी और चीज ने पकड़ा हुआ है और वो रील हवा में थी। ने पकड़ी हुई थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पहले शायद लगा पेड़ की किसी टहनी में वो फंसी हुई है, तो मैं उसको खींचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ताजुब तो तब मुझे हुआ जब उस रील को अंधेरे से भी कोई खींचने लगा। मैं काफी डर गया था। मैंने उस रील को वहीं पे छोड़ दिया, लेकिन वो रील उस पतंग में ही फंसी हुई थी और पतंग को दोबारा लेके भागने लगा। अंदर से दोबारा किसी ने पतंग को खींच लिया। उस पतंग को उठाने के लिए जैसे मैं दोबारा उस जंगल की तरफ भागा, मुझे अंदर से एक आवाज आई कि जंगल के अंदर आओ, मैं कुछ दिखाता हूँ। और वो आवाज एक बच्चे की थी। मैं उस आवाज को साफ साफ सुन सकता था और ये मेरा कोई भी वहम नहीं था। उस आवाज को सुनने के बाद मैं एकदम चौंक सा गया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था। जंगल के अंदर मुझे काली परछाई भी दिखाई दे रही थी जो कि एक बच्चे की थी। उसकी हाइट और मेरी हाइट लगभग सेम ही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं अंदर नहीं गया और वापस घर की तरफ भाग के चला गया। इस घटना के बारे में मैंने किसी से बताया नहीं क्योंकि मुझे मेरी मम्मी पापा पक्का डांटते, क्योंकि उस तरफ सबका जाना मना था और मैं उसी तरफ गया हुआ था। अगले दिन दोबारा मैं उसी जगह पे था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, सोचा कि उस बाग की तरफ मैं दोबारा जाऊं। हो सकता है मेरी पतंग दोबारा मुझे वहीं पे पड़ी मिल जाए। मैं दोबारा उस बाग की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरी पतंग वहीं पे गिरी पड़ी हुई थी और उसमें फंसी हुई पतंग की रील जंगल के अंदर गई हुई थी। मैंने चुपचाप उस पतंग की फंसी हुई रील को तोड़ा और पतंग को लेके वापस आने लगा। तभी मुझे दोबारा उसी की आवाज आई कि तुम फिर आ गए, आओ तुम, मैं कुछ दिखाता हूँ। और इस बार वो आवाज मैंने सच में सुनी थी। मेरा कोई वहम नहीं था, लेकिन मैं कभी भी जंगल के अंदर नहीं गया। मैंने उससे बात करने की कोशिश भी की कि तुम कौन हो और जंगल के बाहर क्यों नहीं आते हो। उसने कहा मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और वो एक भूत था। मुझे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। उससे बात करते वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं फिर वहाँ से चला गया। फिर मैंने इस घटना के बारे में अपनी मम्मी को बता ही दिया। मम्मी मुझ पे तुरंत गुस्सा करने लग गई, आखिर तू उस तरफ गया ही क्यों था। उन्होंने ये बात पापा को बता दी और पापा भी मुझ पे गुस्सा करने लगे। अजीब तो तब हुआ जब मैं रात को अपने कमरे में सो रहा था। हालांकि मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था और वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। मुझे उसके होने का कुछ भी महसूस नहीं हुआ।
लेकिन बस वो आवाज़ मुझे सुनाई दी और लगातार वो आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। धीरे धीरे उस आवाज़ से मुझे डर लगने लगा था। इसके बारे में मैंने मम्मी को बताया। मम्मी को किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और उनको लगा मुझे कि वहम हो गया। कुछ दिन में मेरी तबीयत भी खराब होने लगी और सर भी घूमने लगा। उल्टी वगैरह आना बहुत ही नॉर्मल हो गया मेरे लिए। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी। मम्मी ने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला शायद फूड पॉइजनिंग हुआ है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं बाहर का कुछ खाता भी नहीं था, तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो भी नहीं सकती थी। पता नहीं पापा के दिमाग में क्या आया। उनको जब वो बात पता चली थी जंगल के उस हिस्से पे मैं जाता हूँ, तो उसी वक्त वो मुझ पे शक करने लगे थे। उन्होंने फिर अपने जान पहचान के पुजारी से बात की। उस पुजारी को मेरा पहना हुआ एक कपड़ा दिखाया और पुजारी उस कपड़े से ही समझ गया कि मुझ पे कोई आत्मा का साया है और वो साया एक बच्चे की आत्मा का है। हालांकि वो आत्मा मुझे किसी भी तरह की नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन उसके मेरे पास होने से मेरी तबीयत खराब हो रही थी। पुजारी का ये कहना था उस आत्मा से सिर्फ मैं ही बात कर सकता था। काफी अजीब सी घटना थी ये, लेकिन ये मेरे साथ ही घटी। फिर किसी तरह उस पुजारी ने कोई ताबीज बनाई, वो मुझे पहना दी। हालांकि मम्मी इस ताबीज वगैरह किसी भी बात पे विश्वास नहीं करती थी। उनको सिर्फ पूजा पाठ से ही मतलब था, क्योंकि उनको ताबीज वगैरह एक काला जादू लगता था। वो पूजा वगैरह भी बहुत किया करती थी। खैर, एक हफ्ते बाद मेरी तबीयत दोबारा ठीक होने लगी और वो जो आवाज मुझे सुनाई देती थी वो भी सुनाई देना बंद हो गई। मुझे उस दिन से उस जंगल के हिस्से में जाने के लिए एकदम मना कर दिया गया कि मुझे कैसा लगता था। ये घटना धीरे धीरे पूरे गांव में भी फैल गई। लोग इस चीज के बारे में मेरे से पूछते भी थे, आखिर वो चीज दिखती कैसी थी। मैंने इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ ज्यादा बताया ही नहीं, क्योंकि मुझको इसके बारे में बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मैंने सुना है इन सब चीज के बारे में बात करो तो ये दोबारा तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इस घटना के करीब 3 या 4 साल बाद मैंने घर छोड़ दिया और बाकी की पढ़ाई वहीं से कंटिन्यू की। फिर मैं अपने नानी के वहाँ चला गया था और फिर ऐसी घटना कोई भी मेरे साथ नहीं घटी। मेरा नाम आदिल है। ये घटना 2012 की है। काफी अजीब घटना थी ये। 2012 में मेरे पास कोई भी मोटरसाइकिल नहीं थी। मेरी अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और नानी की भी तबीयत खराब थी। अम्मी को नानी के पास जाना था। अब्बू साइकिल चला नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा था। मैं जैसे तैसे मम्मी को नानी के वहाँ पे छोड़ के वापस आ रहा था। इतनी भी शाम नहीं हुई थी कि मुझको रास्ता ना दिखाई दे या मुझे टॉर्च की जरूरत पड़े। मैं अपने घर वापस लौट रहा था। जिस रोड से मैं अपने घर को वापस जा रहा था, उसी के बगल से कच्ची रोड भी गई हुई थी। हमारा खेत बाकी लोग से एकदम अलग था। वहाँ पे हमारे खेत थे और अलग पीछे था। मेन रोड से मुझे मेरे खेत में जाने के लिए 500 मीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपने खेत को देखने के लिए चला गया। मैंने सोचा कि मैं एक राउंड मार दूं। आमतौर पर रात को वहाँ पे जानवर आके फसलों को खराब कर दिया करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सारे फसलों को एक बार मैं दोबारा जाके देख लूं। अंधेरा ज्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मैं जब रोड से लेके खेत तक गया, सूरज हल्का फुल्का डूब चुका था। मैं अपनी खेत को साफ साफ देख सकता था और वहाँ पे सारी फसलें ठीक ठाक बोई हुई थी। मेरे खेत के एकदम पीछे साइड में तभी मैंने ध्यान दिया, एक काली परछाई है, वो झुकी हुई थी और झुक झुक के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस परछाई को देख के मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो कोई जानवर की परछाई है। यहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, वहीं पे मैंने अपने साइकिल खड़ी की और जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो वहीं पे टहल रहा था। मुझे लगा ये फसलों को खराब कर देगा। आमतौर पर जानवर आवाज़ सुनकर भाग जाते हैं और मैंने अपने साइकिल को वहीं पे खड़ी की और परछाई के पास जाने लगा। मैंने सोचा अगर वो जानवर बड़ा होगा तो मैं उसे मार के भगा दूंगा, क्योंकि वो फसलों को खराब कर रहा था। उस टाइम मैंने अपने हाथ में एक भारी सी ईंट पकड़ रखी थी। मैं अकेला था पर कोई भी नहीं था। मैं खेत के एकदम पीछे साइड में गया तो परछाई वहीं पे खड़ी हो गई। जब मैं उस परछाई के पास वहाँ पहुँचा और मैं साफ साफ उसे देख सकता था। जब वो परछाई रुकी, उसकी और मेरी करीबन दूरी 10 मीटर की थी। कुछ अजीब सी ही परछाई थी, वो कोई जानवर नहीं था। फिर मेरे आंखों के सामने परछाई 2 गुना बड़ी हो गई। पहले तो वो झुक के चल रही थी, मैं उसके आर पार भी देख सकता था। वो एक काली बड़ी परछाई थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगी। मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मैंने सोचा मेरे हाथों में जो ईंट में पकड़ा हुआ हूँ उसके तरफ फेंक दूं, लेकिन मेरे हाथ पैर भी काम नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर बुरी तरह से जम गए हैं। वो परछाई धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मुझे क्या हुआ। मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। वहाँ से भागना चाह रहा था, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रहा था। फिर कुछ देर बाद
मेरे पैरों में जैसे कि जान आ गई हो। मैं दोबारा अपनी साइकिल की तरफ भागा। साफ साफ उस चीज को महसूस कर सकता था कि परछाई भी मेरे पीछे ही भाग रही है। जैसे तैसे अपनी साइकिल के पास पहुंचा। मैंने अपने साइकिल को पकड़ने की कोशिश की। जैसे अपनी साइकिल पकड़ी, मेरी साइकिल हवा में उड़ गई। साइकिल हवा में 1 मीटर दूर पीछे जाके गिर गई। लग रहा था मेरी साइकिल को किसी ने उठा के जोर से फेंक दिया हो, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। इतना ज़्यादा डर गया था कि मैंने अपनी साइकिल को वहीं पे छोड़ दिया, रोड की तरफ चिल्लाते हुए भागने लगा। ऐसा महसूस भी हो रहा था कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। किसी ने मेरे कंधे को छूने की कोशिश की है। मैं मेन रोड के पहुंचा, पे जाके नीचे बैठ गया। तभी लोग वहां से आ जा रहे थे। जान पहचान के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे देख लिया। उन्होंने उसी वक्त अपनी साइकिल रोकी और मेरी हालत के बारे में पूछा। मैं उन्हें सब चीज़ बताई। मुझे दोबारा बताया कि हम लोग जाके वहाँ देखते हैं। मुझे दोबारा बोला चल के वहाँ पे दोबारा देखते हैं, पर मेरी हिम्मत नहीं जुटी जाने की। मैं उससे बोला कि वो मुझे घर छोड़ दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब्बू की भी तबीयत ख़राब थी और दवाई भी देनी थी। जब मैं अब्बू के पास पहुंचा तो वो सो रहे थे। उन्होंने देखा कि मैं पैदल आया हूं। उन्होंने मुझसे साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि साइकिल मेरे एक दोस्त के पास है, कुछ देर में वो मुझे साइकिल लाकर दे जाएगा। वो जिन्होंने मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था, वो बाद में मेरे दोस्त के साथ मेरे खेत पे परछाई को देखने के लिए गए। उन्होंने बताया कि वहाँ पे कोई भी परछाई नहीं दिखी और मेरी साइकिल वहाँ रोड पे ही पड़ी हुई मिली। मैंने उन्हें बताया कि ये जो घटना मेरे साथ घटी ये एकदम सत्य थी। हालांकि वो मेरे बात पे विश्वास कर रहे थे। मैं मन ही मन सोच रहा था कि वो सोच रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या मुझे किसी तरह का कोई वहम हुआ है। वो मेरी साइकिल वापस लाके मुझे दे गए और इस घटना को अगले दिन मैंने अपने अम्मी को भी बोला। फिर अम्मी ने मुझे वहाँ पे रात को जाने से मना किया और उस दिन के बाद से और मैं वहाँ पे रात को कभी भी नहीं जाता हूँ।